सो वेलकम टू CMICS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई का सेक्शनल टेस्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसे संसद के पटल पर रखवाएंगे। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स की बात की गई है, राष्ट्रपति किसे किसे जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उस पर रखवाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यूपीएससी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये सही है। देन उसके बाद में लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन को देखिए, जो लोक सेवा समिति होती है ना ये अपने आप में ही संसद का पार्ट होती है, इसीलिए राष्ट्रपति इसे फ्लोर पर नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब ये सेकंड तो गलत हो जाता है और तो ये थर्ड वाला सही है, कैग के प्रतिवेदन को। इसका मतलब फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन निम्नलिखित राज्यों में उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। अब इन्हें हमें जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें बताना है। देखिए, अगर आपने राज्यों के पुनर्गठन को देखा होगा तो 1956 के बाद में अगला जो राज्य बना था दैट वाज गुजरात। 1960 में गुजरात बना था, ठीक है, और उसके बाद में 1963 में बनाया गया था नागालैंड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सामने अब हमें ये देखना है बस कि 1960 गुजरात के बाद में नागालैंड। अब हमें ये सीक्वेंस देखना है कि कौन से ऑप्शन में गुजरात के बाद में नागालैंड को दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में गुजरात है, उसके बाद में नागालैंड है, बाकी किसी में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया। इसका मतलब यही हमारा सब सही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। देन मूविंग ऑन, कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। देखिए, अगर हम बात करें संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, उत्पादन के निम्नलिखित कारकों में से जोखिम किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो फोर्थ वाला होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को हम बोलते हैं उद्यमशीलता, ठीक है, उसी में इन्वॉल्व होता है, उसी में हम बोलते हैं जोखिम, रिस्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देन आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया था। देखिए, सिक्किम को शामिल किया गया था बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, हमेशा ये मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे चलता है, जब भी हम रेट्स को कम करते हैं, आरबीआई रेट्स को कम करता है, जब रेट्स कम होंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो ये माना जाता है कि इसका उपयोग हमेशा प्रोडक्टिव पर्पज के लिए होगा। इसका मतलब होता है जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो वी कैन से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर को कम किया जाएगा तो क्या बढ़ाएगा, वो निवेश को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाता है। देन मूविंग ऑन, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक पर निम्नलिखित में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। देखो, अगर राज्यों के नाम चेंज करना है, ऑल्टर करना है, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है, कुछ भी अगर आपको करना है, इसके लिए जरूरी है कि आपको राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल आपको रहना चाहिए। तो राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल आपके पास में होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर है उसके बारे में बात की गई है। इसमें पहला बोला है यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है, ये सही है, इट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। देन आर्टिकल 1 to 3 में इसको लेके ये भी सही है। उसका संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद में निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, ऐसा नहीं होता कि वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब कि ABC इसमें सही है और गलत कौन सा है, डी। और हमें यही देखना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। देन मूविंग ऑन, बैंक दर से क्या आशा है। देखिए, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का हिस्सा होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को बोरो करता है, और रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स को बोरो करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी दर होगी, वो दर होगी जो आरबीआई इनको ऑफिशियली चार्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दे आर आस्किंग कि दे वर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल इवन बिफोर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब 42nd अमेंडमेंट के पहले भी ये शब्द हुआ करते थे। देखो, अगर मैं 42nd अमेंडमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जोड़े गए थे इन द प्रीएम्बल। कौन कौन से, एक जोड़ा गया था सेक्युलर, एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट,
और एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। ये 3 ऐसे वर्ड थे जो जोड़े गए थे, बाकी प्रीएम्बल में सब कुछ पहले से ही था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, उन्होंने ये पूछा कि क्या क्या पहले से था। अब हमने क्या देखा कि जो सोशलिस्ट है ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तो बाद में जोड़ा गया 40 सेकंड में। सेक्युलर भी नहीं हो सकता, ये किसमें जोड़ा गया 40 सेकंड में। बाकी यहाँ पे जो है यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक, ये पहले से ही उसमें मौजूद थे, मतलब 3 and 4 वुड बी द राइट ऑप्शन। देन भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन सृजन संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हैं। देखिए, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो द प्रोविजन इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 169, द करेक्ट आंसर वुड बी 169। देन मूविंग ऑन, द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 डील्स विद, देखिए जो रिसेंट के अमेंडमेंट हैं फ्रॉम 100th अमेंडमेंट टू 105th अमेंडमेंट, इनको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, कौन सा किससे संबंधित है। जैसे 101 जीएसटी से संबंधित है, ऐसे जो अमेंडमेंट है आपको देख लेना चाहिए। इसका रीजन ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। अब देखो, जो 104th अमेंडमेंट की इन्होंने बात की है, ये एक्चुअल में था कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल बढ़ाया गया था इसमें, ठीक है। साथ साथ में इसमें एक चीज़ याद रखना है, इस रिजर्वेशन इस अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए पहले जो 2 सीट्स लोकसभा में होती थी, एक विधानसभा में होती थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, किस हिसाब से नहीं है, तो 104th अमेंडमेंट में इसको खत्म किया गया है। इसका मतलब है अमेंडमेंट टू 334 ये सही है। इंक्रीज द पीरियड ऑफ द रिजर्वेशन फॉर SC ST ये भी सही है। नॉट टू इंक्रीज द पीरियड रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन ये भी सही है, एंग्लो इंडियन के लिए अब नहीं बढ़ाया गया है। टू एम्पावर द स्टेट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनल, फोर्थ वाला इसका सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका संबंध सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड से नहीं है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, ये तीनों से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। देन आगे चलते हैं, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका थी। देखिए, सरदार पटेल वैसे स्टेट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, तो मेन भूमिका तो इन्हीं की थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो VP मेनन, इनकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट भूमिका थी। और दूसरा इसमें थे लॉर्ड माउंटबेटन, क्यों, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के पहले, तो उस हिसाब से इनकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट भूमिका हम कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाता है। देन अन्य रियासतों में भारत के विलय के बाद किन 3 रियासतों में भारत में शामिल ने विलम्ब किया। देखिए, यहाँ पे 3 ऐसी रियासतें थीं, इनका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी डिले से हुई। जूनागढ़ को बाद में हमने पब्लिक रेफरेंडम से इंडिया में मिलाया, हैदराबाद में हमें पुलिस एक्शन लेना पड़ा, और जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन से हमने इसमें मिलाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। अब देखो, इंडिया में संसदीय प्रणाली क्यों है, क्यों बोल सकते हैं, लोकसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, सही है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखा जाए तो यहाँ पे चारों ऑप्शन इसके सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, देखो सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ जो प्रोविजन है, इट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ही हमने ब्रिटिश से लिया है। अमेरिका में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर हम अपने यहाँ बात करें तो हमारे सिंगल सिटीजनशिप है, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। तो यहाँ पे जो सिंगल सिटीजनशिप की कंसेप्ट है, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु, अब देखो ये जो ऑटोनॉमी होती है ना इंस्टीट्यूशंस की, इसके लिए क्या किया गया, तो इसमें आप उन्होंने पूछा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जजेस को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस होती है, जो कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में चलती है, ना कि चीफ जस्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। दूसरा, सैलरी ऑफ द जज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में सही है कि जो सैलरी होती है कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड ओनली इज द राइट आंसर, और बाकी इसके गलत हो जाएंगे। देन मूविंग ऑन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर हम इंडिया की संसद की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, संसद के सदस्यों में से मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अब उन्होंने अपने से पूछा है कौन सा सही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्लियरली हमें गलत दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, उसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं, और इन्होंने सिर्फ यहाँ पर लोकसभा की बात की है, लोअर हाउस की बात की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए। देन मूविंग ऑन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण को स्वीकृति कब प्रदान की गई। देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 24 जनवरी 1950 को उन्होंने जनगण मन को भी दी। साथ साथ में जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको भी इसी डेट में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी।
देन मूविंग ऑन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए संविधान की आत्मा किसने कहा है? देखो संविधान की आत्मा ये टर्म अलग अलग कंटेक्स्ट में उपयोग की गई बाय द डिफरेंट पीपल। जैसे कि जो बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा कहा था। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है मौलिक अधिकारों का, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन मूविंग ऑन, 1957 में केरल में भारत की प्रथम साम्यवादी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? देखो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस दो ऐसे स्टेट्स थे जहां पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, वेस्ट बंगाल एंड केरला। केरला में आई थी ई.एस. नंबूरीपाद के नेतृत्व में, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ई.एस. नंबूरीपाद। देन निम्नलिखित में से एक समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। देखिए अगर हम ये समितियों की बात करें तो इसमें जो एस्टिमेट कमेटी होती है, प्राक्कलन कमेटी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, ना कि राज्यसभा का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत राज्यों को किन के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करने के लिए निवारित नहीं किया जा सकता? देखिए यहाँ पर आर्टिकल 15 की बात की गई है। अगर आर्टिकल 15 में बात करें तो जो हमारे राज्य होते हैं या जो सरकारें हैं, दे आर एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द चाइल्ड, फॉर द वुमन एज वेल एज फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब होता है ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। देन आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक वर्ष में संसद में कम से कम कितने सत्र आहूत किए जा सकते हैं? देखिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए रखी गई है दैट इज ऑफ द 2 सेशंस। मिनिमम 2 सेशंस होना चाहिए। अगर हम करंट में बात करें तो 3 सत्र होते हैं, 3 सेशंस किए जाते हैं संसद के। आगे चलते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? देखिए ये जो स्टेटमेंट था ये केसी वेयर का था। अब ये केसी वेयर ने अर्धसंघात्मक कहा था, लेकिन इसके अलावा आपको आप ये देखना है कि किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, किसी ने इसको क्वाजी फेडरलिज्म कहा है। तो ये किसने क्या कहा ये आप एक बार देख लेना किसका इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है। इसका वैसे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। Who among the following accepted the principle of the Constituent Assembly for India for the first time? देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो अगस्त ऑफर आया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें उन्होंने सबसे पहले बोला कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, इसमें इंडिया के लोग होंगे और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सकेंगे। इसी में सबसे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स देने की बात की थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अगस्त ऑफर। देन मूविंग ऑन, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 एंड प्रेसिडेंट्स रूल 356 एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट। अच्छा जब ये दोनों लगाए जाते हैं 352 एंड 356 तो क्या होता है? राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, संबंधित राज्य के बजट का निर्माण केंद्र के द्वारा किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो निलंबित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 352, तो उस टाइम पे जो राज्यों की विधानसभाएं होती है वो निलंबित नहीं होती हैं। जब 356 होता है उस टाइम पे निलंबित हो जाती हैं, लेकिन 352 के टाइम पे नहीं होती हैं। इसका मतलब इसका ए नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देन मूविंग ऑन, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में तो हमें पहले ही आंसर इसमें दिख रहा है, जो डुअल सिटीजनशिप है इंडिया में नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। इसका मतलब है ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। अब देखो प्रोटेम स्पीकर का मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें तो जब कोई सी भी लोकसभा चुन के आती है ऑन द फर्स्ट मीटिंग एक किसी मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उनको ओथ दिलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाते हैं। ओथ दिलाने के बाद में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि बाकी जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाना, बस इतना ही काम होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या होगा? बाकी लोगों को शपथ दिलाना। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इनका काम क्या होता है। देखिए इनका अगर हम काम की बात करें तो पहला बोला गया है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, बिल्कुल नहीं। सदस्यों को शपथ दिलाना, हाँ ये होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन मूविंग ऑन, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? ये देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो इसका आंसर हो जाता है ए। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से किस पद पर रहते हुए फौजदारी मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? हमारे यहाँ 2 ऐसी पोस्ट हैं, एक राष्ट्रपति की और दूसरी गवर्नर की, जिन पे अगर आप हो तो आप पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। देन आगे चलते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? देखिए, अगर राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्यों की हम बात करें तो यहाँ पे संसद के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, रिमेंबर यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, असेंबलीज होती हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस जो यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कोलाज। तो वही हमारा सही आंसर होगा। देन ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 43। देन संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। देखो, इसमें अगर हम देखें तो ये सभी लोग संसद के अधिकारियों में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ? आम सहमति का मतलब होता है जिसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, या मैं कह सकता हूँ निर्विरोध हुआ। इंडिया में अगर हम देखें सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए, उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। बाकी जितने भी आपको प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं सबका इलेक्शन हुआ है। इसका आंसर है, आप नीलम संजीवा रेड्डी इसमें किसी में भी दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर डी इसमें लगाना होगा। देन मूविंग ऑन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? देखो, प्रस्ताव को लाने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए होते हैं, लेकिन पारित करने के लिए, पास करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 1/2/3 मेंबर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 2/3 मेजोरिटी से आपको उसको पास करना होता है। देन जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है? देखिए, राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई, उनकी वीटो पावर होती है कि वो किसी भी विधेयक को डिले कर सकते हैं, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए, अगर हम धन विधेयक की बात करें, मनी बिल की बात करें, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई हैं। क्या शामिल नहीं किया गया? कर से संबंधित उपबंध ये शामिल है, ये भी शामिल है। देन उसके बाद में संचित निधि या अकस्मात निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध ये भी शामिल है। जुर्माने या जो अर्थदंड होते हैं ये इसमें शामिल नहीं है। तो जो फाइन पेनल्टी होती है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी बिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगेन यहाँ पे आपको रिट दी गई है और रिट के सामने उनके जो मीनिंग होते हैं वो दी गई हैं। अभी आर्टिकल 32 में हमने रिट पढ़ी हुई है, इनके मीनिंग आपको पता भी होना चाहिए। जैसे अगर अब देखो, मान लो आपको सभी नहीं भी आ रहे हैं तो कुछ अगर आपको आते हैं तो उस हिसाब से भी हम मिला सकते हैं और सही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हैबिट कॉर्पस, ठीक है, हैबिट कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी की जो उसको किसी को पेश करना है कोर्ट में, वो हैबिट कॉर्पस होता है। देन मैंडेमस को अगर हम बात करें तो मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड, ठीक है। अगर हम बात करें क्वावरेंटो, क्वावरेंटो का मतलब होता है बाय द कमांड ऑफ अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे काम कर रहे हो। सर्टियरी होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये चारों मैच हो जाते हैं। देन मूविंग ऑन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। मैंने बताया था ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना। तो करेक्ट आंसर ऑफ डी ऑप्शन नंबर सी। देन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? देखिए, इसमें जो एंग्लो इंडियन मतलब जो इंडियन क्रिश्चियंस थे और जो जनजातियां थी, दोनों के लिए 6-6 सीट थी, तो इनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे समान था। देन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का विधान किया गया था? देखिए, सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम इन द सिविल सर्विसेज की बात की गई थी इन द चार्टर ऑफ 1853, 1853 के चार्टर में। तो उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अब तो हमारे सामने दो स्टेटमेंट है, इसको हमें देखना है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन के रक्त हैं, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देन निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? अब इसमें देखें तो जो हमें होता है ना, अथॉरिटी का सोर्स कौन सा नहीं हो सकता? कंसेंट बिल्कुल, रैशनल प्रूडेंस ये भी होता है। पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर, नहीं, पॉलिटिकल विल नहीं हो सकता क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में आपकी पर्सनल विल के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, तो यहाँ कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि पॉलिटिकल विल चलेगी। मतलब ऑप्शन सी इसका गलत हो जाता है, बाकी सब इसके सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ठीक है, अगर हम बात करें जो एडॉक जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, दे आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रायर रिकमेंडेशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद में किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन मूविंग ऑन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में बताइए। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना पता हो और इसमें थोड़ा सा आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करना पड़े। कैसे? वन का आपको पता होगा, जो फॉरेस्ट है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तो दैट इज करेक्ट। दूसरा, अगर हम बात करें जो शेयर बाजार जैसी चीजें होती हैं,
ठीक है ना। शेयर मार्केट कंकरेंट में नहीं हो सकता। जितने भी इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, दे आर अंडर द एम्बेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये राज्य के अंदर नहीं आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसका मतलब ये कंकरेंट में नहीं हो सकता, बी वाला। बाकी अगर हम बात करें, अब जितना भी मैंने बोला ना अभी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपको पोस्टल कम्युनिकेशन भी आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, ये संघीय सूची का पार्ट होता है। देन उसके बाद में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, राज्य सूची का पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका मतलब गलत मिला हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, जो एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में लाया गया था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले लाया गया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 52nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। देखिए जो सरकारी आयोग बनाया गया था ये राज्य और केंद्र के संबंधों के लिए बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। देन Who has the power to suspend the acts and resolution of the autonomous districts and regional councils? देखिए ये जो autonomous districts वगैरह होते हैं आपको 5th और 6th शेड्यूल में मिलेंगे। तो ये autonomous districts के resolutions को नलीफाई करने का या उसको abolish करने का जो अधिकार होता है वो गवर्नर को दिया गया, तो गवर्नर इसका सही आंसर होगा। देन आपके सामने कुछ सोर्सेस दिए गए ये, और ये पूछा गया है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। देखो फंडामेंटल राइट्स की बात करें यूएसए से हमने लिया है, संसदीय प्रणाली की बात करें यूके से ली है। जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द जर्मनी, और जो डीपीएसपी टेकन फ्रॉम द आयरलैंड, तो इसका ये सही मैच हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। देखिए हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स। अगर हम बात करें डीपीएसपी के, दे प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक। देन कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगर हम विदेशी नागरिकों को बात करें तो आर्टिकल 19 इनको नहीं दिया गया, उसका रीजन भी है। अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में नहीं दी जा सकती, नहीं तो वो इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा भी फैला सकते हैं। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंडियंस को ही है बस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन यदि भारत के प्रधानमंत्री को संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उच्च सदन मतलब होता है राज्यसभा के अगर मेंबर हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। पहले इन्होंने बोला कि ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये सही होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर, और राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। दूसरा, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये गलत है। बजट पर बोलना उनका बिल्कुल अधिकार होगा। वे केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है, वो दोनों में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। देन इसके बाद वे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 मास के बाद अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये भी गलत है। ये कोई कंपल्सन नहीं है, आप राज्यसभा के मेंबर है। जैसे मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो दोनों टेन्योर में राज्यसभा के ही मेंबर थे, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी सब इसके गलत होते हैं। देन आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है। देखिए अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात है, 356 प्रेसिडेंट रूल है, 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन इसके बाद में नेक्स्ट है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द ईच स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन। अब देखो जो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो बात है ये की गई है आर्टिकल 355 में, ठीक है, उस आधार पे भी हम 356 लगा सकते हैं किसी स्टेट में प्रोटेक्शन जब हमें करना होगा तो। देन संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकारी के किन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो ये जो भाषाई, देखो लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें, इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिऑर्गेनाइजेशन किया गया है। फजल अली कमीशन बनाया था, आपने इसका नाम सुना होगा, तो ये किया गया 1956 में। 56 में हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था और उसी टाइम पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए हमने बनाने की बात की थी, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब जो हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी गई है 51A में, उनमें से देखें तो ये देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन चुनाव करना है ऐसा किसी भी कर्तव्य में आपको नहीं मिलेगा। जो 11 ड्यूटी दी गई उनमें किसी में भी ये टर्म आपको नहीं मिलेगी, मतलब वोटिंग ऐसा कोई हमारी ड्यूटी में नहीं डाला गया है। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई। इसका सही आंसर है 69 जो अमेंडमेंट लाया गया था उसमें दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चेंज इन द। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में दे आर आस्किंग द पावर्स ऑफ राज्यसभा,
कि राज्यसभा की कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगर राज्यसभा के स्पेशल की बात करें तो कौन कौन सी स्पेशल पावर इनके पास में है। देखो पहला उन्होंने बोला है, अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं वो आपसे बोल रहे हैं कि राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, ऐसी कोई पावर राज्यसभा के पास में नहीं है। दूसरा बोला है कि इस आशय का प्रस्ताव करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो। देखा जाए तो ये सही है, ठीक है, ये उनके लिए सही हो जाता है। राज्यसभा को ये पावर्स दी गई हैं कि वो एम्पावर कर सकते हैं स्टेट्स को, एम्पावर कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि वो राष्ट्र सूची पर कानून बनाए। तो इस केस में ऑप्शन नंबर भी हमारा एक सही आंसर हो जाता है। देन मूविंग ऑन, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये सही है, चुनौती दी जा सकती है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, देखो ये गलत हो जाता है। अगर मान लो आपको सब कुछ नहीं भी पता है तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये तो पता है केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो सेकंड तो गलत है। अब सेकंड कहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही चलेगा। अब हम देखते हैं 1/4 में से, मतलब हमारा जो आंसर है वो सब इन दोनों में से सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये भी गलत है, ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, ना कि पार्ट 4 में। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। Then moving on, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन जारी करता है, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये नाम याद रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे रिसेंट में अब इसका जो पब्लिकेशन है वो बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है IMF, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है अंकटेड। ये आपको कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ये याद रखना, पहले हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम के जो डेटा था वो CSO जारी करता था, और जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है उसको NSSO जारी करता था। बाद में क्या किया गया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के NSO बना दिया गया। अब जो NSO इसका काम इन दोनों को जारी करना होगा, मतलब नेशनल इनकम से संबंधित डाटा भी और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी। इसका मतलब ये जितना भी डेटा होगा जारी कौन करेगा, NSO। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है, दूसरा गलत होगा क्योंकि नीति आयोग का ये काम नहीं है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो वो भी ये जारी नहीं करता, उसको जारी करता है UNDP। तो सही आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट, तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेशों हेतु विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन कर सकती है। देखो ये पावर सिर्फ संसद के पास में है कि किसी को भी वो सृजित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। जितना भी फॉरेक्स इंडिया में है दैट इज रेगुलेटेड बाय द RBI, तो RBI यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। फॉरेक्स का कस्टोडियन RBI ही होता है। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी अबॉलिश्ड बट नॉट डिजॉल्व्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो विधान परिषद होती है इसको राज्यसभा को अबॉलिश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई सेंट्रल लेवल पे, तो ये पावर किसी के पास में भी नहीं है कि राज्यसभा को अबॉलिश करें, ठीक है। वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस चीज़ को नलीफाई कर देगा। लेकिन विधान परिषद कहीं पे हो सकती हो, कहीं पे भी नहीं, जैसा हमने देखा कुछ राज्यों में है और बाकी सब में नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद। देन किसी देश की आर्थिक विकास की माप सबसे अच्छा सूचक है। देखिए अगर हमें किसी देश में डेवलपमेंट देखना है सिर्फ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, तो वी कैन सी पर कैपिटा इनकम, जो PCI होता है, PCI मतलब पर कैपिटा इनकम, ये सबसे ठीक इसका इंडिकेटर हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गैर वित्तीय जो NBFCs हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, हाँ इसका ये सही है कि जो NBFC है इनको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। अगला, सभी तो इसका मतलब होता है, इसमें हम देखें तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नियमन मतलब रेगुलेशन RBI करता है, ये गलत होता है। देखिए मोस्टली कंपनीज का रेगुलेशन RBI करता है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनीज हैं NBFCs हैं जो दूसरे सेक्टर्स में काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं उनका रेगुलेशन किया जाएगा बाय द IRDA। जो शेयर मार्केट जैसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं उनका रेगुलेशन किया जाएगा बाय द SEBI। इसका मतलब है कि सभी कंपनीज का रेगुलेशन RBI नहीं करता है, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। देन मूविंग ऑन, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ। देखिए जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है इसका हेडक्वार्टर है बैसल में। बैसल को आपने सुना होगा, इसको बैसल नॉर्म्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। BIS ने ही बैसल नॉर्म्स को जारी किया था। बैसल नॉर्म्स अभी तक 3 आए हैं। जो फर्स्ट वाला बैसल नॉर्म है ये आया था इन द ईयर 1988, इंडिया ने अपनाया था 1999 में। जो सेकंड बैसल नॉर्म आया था 2004 में, इंडिया ने अपनाया था 2009 में। और जो थर्ड वाला बैसल नॉर्म है
ये आया था 2010 में और इंडिया ने अभी इस साल से इसको अपनाना चालू किया है। तो ये 3 बेसल नॉर्म्स हैं जो आए हैं और बेसल नॉर्म्स को जारी किसने किया है, BIS ने ही किया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल में। देन आगे चलते हैं। भारत में देखिए ये सीधी सीधी एजेंसी है, नाबार्ड की बात यहाँ पे हो रही है जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस के लिए काम करती है। देन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार USA, ये सही है। भारत से सबसे अधिक निर्यात USA को होती है, ये भी सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देन निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंकिंग सेवा सुधार हेतु है। देखिए इसमें जो रंगराजन कमेटी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। इसको अगर हम रंगराजन कमेटी की बात करें, देखो हमें कुछ कमेटीज के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि सुधार से संबंधित नहीं है। जो रंगराजन कमेटी है ये एक्चुअल में पॉवर्टी एस्टिमेशन से संबंधित है। रंगराजन कमेटी और सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये दोनों पॉवर्टी एस्टिमेशन से संबंधित हैं। बाकी जो कमेटीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रंगराजन कमेटी। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, देखो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ये तीनों विधानमंडल का भाग माने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसका भाग नहीं होते हैं। देन किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो जो कैल्डोर नाम से एक इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बोला कि हमें एक्सपेंडिचर टैक्स लगा देना चाहिए, ऑल्दो ऐसा कुछ लगाया नहीं गया है। देन आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी योजना के तहत माइक्रो इंटरप्राइजेस की स्थापना के लिए जरिए नए अवसर सिद्ध किए जा रहे हैं। रिसेंट में एक प्रोग्राम चल रहा है, इसका नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, PMEGP। तो इसमें इंटरप्राइजेस के लिए आपको लोन्स दिए जा रहे हैं। देन वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक रेट एट विच कमर्शियल बैंक कीप योर एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट विद द RBI फॉर द शॉर्ट टर्म। देखिए जब बैंक्स के पास में एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए वो RBI के पास में पार्क कर सकते हैं, RBI के पास में रख सकते हैं। वो जिस रेट पर रख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये रिवर्स रेपो के अंदर रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देन इकोनॉमिक प्लानिंग डीम्ड टू बी अ प्री रिक्विजिट। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरी है, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। फॉर द बैलेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सही है। टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट इक्वली, ये भी सही है। टू फोकस ऑन द रिमूविंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, ये भी सही है। टू मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, यहाँ पे देखा जाए तो 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं और उन्होंने अपने को बोला है मिलाने का। अब यहाँ आपको क्या करना है, इन कमिटीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में आपको इनको मिलाते बनना चाहिए। इसीलिए जितनी भी कमिटीज़ के नाम आपको दिखाई देते हैं इनके बारे में आप देख लेना कौन सी कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी और किससे संबंधित थी, कमिटीज़ पूछी गई हैं। ध्यान आगे चलते हैं। RBI से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन बताइए। इसका राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 को किया गया। देखो ये यहाँ पे ये गलत हो जाता है। RBI की अगर हम बात करें, RBI एक्ट आया था। RBI की थोड़ा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो RBI एक्ट आया 1934 में, लेकिन याद रखना RBI को बनाया गया है इन द ईयर 1935। एक्ट 34 में आया, बनाया गया है 35। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर RBI को बनाया गया था। RBI के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और 1949 में इसका किया गया नेशनलाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने दिया है 1969, जो गलत हो जाता है। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ना कि RBI का। तो फर्स्ट वाला ही हमारा गलत हो जाता है। अब फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, आप खुद देख लो। अगर एक ही स्टेटमेंट पता है तो इससे ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा अब हमारे पास में C और B। ठीक है, अब अगला उन्होंने बोला है इसमें जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है, ये सही है। देन इसकी KD उडेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देन मूविंग ऑन, नचिकेत मौर्य कमेटी संबंधित है। देखिए नचिकेत मौर्य कमेटी को बनाया गया था टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। जो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपने नाम सुने होंगे, जितनी भी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक सुने, ये नचिकेत मौर्य कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद में इंडिया में बनाए गए हैं। इसका मतलब इसका संबंध किससे हो जाता है, फाइनेंशियल सिस्टम से, मॉनेटरी सिस्टम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देन यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं और उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं, सिंपल है। IMF की बात करें तो वाशिंगटन DC में, ADB मनीला में, WTO जेनेवा में, EU ब्रुसेल्स में। तो इसका सही मैचिंग हो जाता है। आगे चलते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन सी मत सम्मिलित नहीं है। देखिए अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो विदेशी असेट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी वगैरह इसका पार्ट होते हैं। जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। देन उसके बाद में IMF के जो SDR होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, वो भी इसका पार्ट होता है। लेकिन विश्व बैंक से लिए गए ऋण इसके पार्ट नहीं होंगे। तो C यहाँ पे हमारे लिए आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन,
अच्छा, करंट बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आपको किसी से मिला है तो उसका आंसर है जीएसटी। जीएसटी से सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसीव हुए हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको रिपोर्ट्स दी हैं और रिपोर्ट्स को मैच करने के लिए बोला है। रिपोर्ट्स में आपको जस्ट भी बता रहा था, सब वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। देन अंकटाड की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हंगर रिपोर्ट जारी नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है सीपीआई इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका मतलब है ए हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, कपाट का संबंध है। देखिए कपाट एक संस्था है, इसका ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर रूरल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एसडीआर। अब देखिए एसडीआर की बात करें तो एसडीआर क्या है, ये आईएमएफ के रिजर्व्स के रूप में काम करती है और इसी आधार पर डिटरमाइन होता है कि आईएमएफ में किसको कितना कोटा सिस्टम दिया जाएगा। अब इसमें एसडीआर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कोई करेंसी नहीं है कि प्रिंट होकर छपेगी, ये सोने सिक्कों के रूप में भी नहीं होती और ना चांदी के रूप में होती है। क्या होती है, अपने आप में बुक कीपिंग एंट्री है, मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब बुक कीपिंग एंट्री के फॉर्म में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन मूविंग ऑन, हाल ही में लॉन्च हुई उत्कर्ष 2020 किसकी पहल है, ये आरबीआई की पहल है। भारतीय रुपए की पूर्ण पर देखिए इंडियन, अगर हम इंडियन करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो 1994 में हमने करंट अकाउंट में 1994 में हमने करंट अकाउंट में पूरी कन्वर्टिबिलिटी कर दी थी, ठीक है, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें। उसके बाद में 1997 में हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था तारापोर कमेटी। तारापोर कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि कैपिटल अकाउंट में हमें कन्वर्टिबिलिटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तारापोर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दी, हालांकि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे, कुछ हमें कंडीशंस बताई थी कि अगर ये अचीव होती हैं तो हमें करना चाहिए। वो कंडीशंस हम पूरी नहीं कर पाए और हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी आज भी नहीं है। सही आंसर हो जाता है तारापुर कमेटी। आगे चलते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, इसके जो पहले तो चेयरमैन थे एनके सिंह, कोविड के कारण इन्होंने 1 साल के लिए अलग दी रिकमेंडेशन 2020-21 के लिए, फिर जो 5 साल की रिकमेंडेशन आई वो 21 से 26 के लिए थी। तो सही आंसर इसका 21 से 26 हो जाएगा, ठीक है। कोविड के कारण 1 साल के लिए उनको अलग रिकमेंडेशन देनी पड़ी थी। देन आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है किस श्रेणी के बैंकों को ऋण देने का अधिकार है। देखिए पेमेंट ऑफ बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपने डिफरेंस देखा होगा तो पेमेंट बैंक का हमें कह सकते हैं फीचर ही यही है कि किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, इनको ऋण देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही हो जाता है, फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकते हैं, इसका मतलब है सेकेंड ओनली शुड बी द राइट आंसर। देन यहाँ पे उन्होंने कुछ उद्योग दिए गए हैं, सीधे सीधे इनको हम मैच कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेंसिलिन, तो पेंसिलिन कहाँ होता है, पिंपरी में। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम तो रेणुकूट आपने सुना होगा इसका नाम। पेट्रोलियम अंकलेश्वर गुजरात में, और उसके बाद में लोहा इस्पात उद्योग राउरकेला उड़ीसा। इस हिसाब से ये आप में मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है। देखिए निगम कर में होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता है कंपनीज पर, इट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। भारत की मुद्रा निर्गमन पद्धति जो हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसके अनुसार 115 करोड़ रुपए के बराबर के गोल्ड रिजर्व हमें रखना होते हैं करेंसी प्रिंटिंग के लिए, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है। देखिए वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का मापदंड होता है कि जब हम लेबर को फ्री फ्लो अलाउ करें, हम कैपिटल का फ्री फ्लो अलाउ करें, जब हम ट्रेड को फ्री फ्लो अलाउ करें, वो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर उन्होंने आपसे बोला है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट इसका पार्ट नहीं होता। डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का पार्ट होता है, ना कि ग्लोबलाइजेशन का। इसका मतलब है कि फर्स्ट तो गलत हो जाता है। अगला उन्होंने बोला है शुल्क में कमी, ये इसका पार्ट होता है। रुपए को परिवर्तनशील बनाना, ये भी पार्ट होता है। मतलब सेकंड एंड 3 वुड बी द राइट आंसर, तो हमारा सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन आगे चलते हैं, भारत के यहाँ पर द कमिटी फॉर्म्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कस्टमर सर्विसेज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था गोईपुरिया कमेटी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ, भारत की सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा कृषि का हिस्सा। देखिए अगर हम बात करें स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, और आज हम देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
जीडीपी में, यहाँ कंट्रीब्यूशन का मतलब जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। नेक्स्ट है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना जीवन में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं की सहायता करना, ये सही है। तकनीकी कुशलता पर प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, नहीं, इसका एक्चुअल में सिर्फ ए है, ठीक है, सिर्फ महिलाओं के लिए है ये स्कीम, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे उन्होंने सेबी के फंक्शंस की बात की है, ठीक है। अब सेबी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? पहला, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सही होगा। टू प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेडिंग, ये भी सही होगा। टू रेगुलेट द इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी सही होगा। रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे देखा जाए तो चारों हमारे सही ऑप्शंस हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इसको 1875 में बनाया गया था और ये एशिया का ओल्डेस्ट है। ये सिर्फ इंडिया का ओल्डेस्ट नहीं है, एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 65 दिया तो 3 तो वैसे ही गलत हो गया। अगर 3 गलत हो गया तो ये भी गया और ये भी गया, ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड में देखना है। ये भारत का सबसे पुराना बाजार है, ये सही होगा। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना था, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन लास्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखो अगर हम बैंक के असेट्स की बात करें तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है असेट, एक होता है लायबिलिटी। बैंक क्या करती हैं जनरली, पब्लिक से क्या लेती हैं? अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं, इनका काम होता है डिपॉजिट लेना फ्रॉम द पब्लिक। ये डिपॉजिट्स बैंक के पास में जाते हैं, बैंक क्या कर देती है, इसको लैंड कर देती है, ठीक है, पैसा लैंड कर देती हैं। अब ये जो डिपॉजिट पब्लिक से लिए हैं, ये इनके लिए लायबिलिटी होता है। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि इनको आज नहीं तो कल इसको पे करना होगा। और यहाँ इन्होंने जो लैंडिंग की है, यहाँ से इनको रिटर्न्स आएंगे, यहाँ से जो इंटरेस्ट इनको रिसीव होगा, तो ये इनके लिए असेट का काम करता है। इसका मतलब होता है जो डिपॉजिट है ना, वो कभी असेट नहीं हो सकते, हमेशा लायबिलिटी होने वाले हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा असेट नहीं होता। सीधा सीधा दिख रहा है कि डिपॉजिट असेट नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सो ये सभी क्वेश्चन थे सेक्शनल टेस्ट के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।